हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। आगे कहाँ पर? नेस्लीज इन इंडिया। आज हम क्या पढ़ते हैं जहाँ पर तुम्हारा इंतजार था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम सीधे इस मूवमेंट को नहीं पढ़ेंगे, हम मूवमेंट पे पहले जाएंगे। पहले हम ये जान लें कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए थे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा हमने कि सिटीज में स्लो डाउन हो गया, अवध में वो जमींदार तालुकदार पे अटैक कर दिए, मार्केट को लूट लिए और ग्रेन्स को होल्ड कर लिए। फिर गार्डन में पहुंचे तो गार्डन्स में ब्रूटली बीटन किए गए वर्कर्स। हम ट्राइब्स में पहुंचते हैं, गूडेम हिल्स, तो वहां पे अल्लूरी सीताराम राजू को एक्सक्यूटेड किया गया, गोरिल्ला ट्राइबल मूवमेंट चलाया गया। तो बच्ची कसर पूरी कर दी किसने? चौरी चौरा इंसिडेंट ने। अब वहां पर तंदूरी चिकन तो बन गए। महात्मा गांधी ने कहा ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा? हम चाह रहे हैं कि मूवमेंट हमारे ये चले। मूवमेंट कैसे चले? ये। और हो क्या रहा है? ये। अब इसकी वजह से इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम अपने जो सत्याग्रही हैं, जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं, इनको हम वेल ट्रेंड करेंगे। किसके लिए? कि ये वायलेंस ना करें, इसके लिए। लेकिन जो दूसरे लीडर्स थे वो चाहते थे कि इस समय हम और मिलिटेंट मूवमेंट चलाएं, जैसे जवाहर लाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों चाहते थे कि अब मूवमेंट तो चल ही रहा है, वायलेंस हो ही गया है, तो वायलेंस क्यों ना हम एकदम मिलिटेंट मूवमेंट चला दें, ताकि सीधे और सीधे क्या मिल जाए हमको? स्वराज, इंडिपेंडेंट। अब ये तो ये चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी क्या चाहते थे? इनके फादर कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये चाहते थे कि हम बहुत हो गया, मजाक हो गया। महात्मा गांधी ने तो मजाक बना दिया। मूवमेंट चलाते हैं, मूवमेंट को कार्ड डाल के जाता है, मूवमेंट को विड्रॉल किया जाता है। अरे मूवमेंट चलेगा तो कुछ ना कुछ लाठियां हम खाएंगे और कुछ ना कुछ लाठियां हम देंगे गिफ्ट में, डोनेटर बन के। तो इन्होंने कहा कि यार बहुत हो गया, अब हम मूवमेंट नहीं चलाएंगे, हमको जो कुछ चाहिए हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके तहत इलेक्शन लड़ने की छूट मिल गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो ये चाहते थे, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ये चाहते थे इलेक्शन लड़ा जाए और वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पहुंच के हम किसका अपोज करेंगे? ब्रिटिश का। तो वहां पे हमको राइट्स मिलेंगे। और इसी वजह से स्वराज पार्टी was founded in 1923। इसने फाउंड किया मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, मीन्स चित्तरंजन दास। इन लोगों ने कहा नहीं, अब तुमको यही नहीं पता होगा कि ये कहां से आ गया अचानक। तो इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, भारत पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ा था। वो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? वो यही था कि विल्जर्स को फोर्सली रिक्रूट किया गया था। विल्जर्स को रिक्रूट किया ही क्यों गया? तो विल्जर्स को रिक्रूट करने की एक वजह थी। वो वजह थी कि एक बार मुझे परमिशन दे तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कमीशन दूंगा। तो विल्जर्स को परमिशन मिलने के बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसमें इंडियंस को 104 सीट्स, जो सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स था, वहां पर इंडियंस को इलेक्शन कंटेस्ट करने की परमिशन मिल गई थी। बाकी सीट्स जो है 41, उस पे ब्रिटिश जो है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट से अपॉइंट करते थे। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ने का पहला स्टेप कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हम ट्रेंड करें।
मोतीलाल नेहरू और सी आर दास चाहते थे नहीं, अब मूवमेंट नहीं, अब सीधे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिटर्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके तहत हमको इलेक्शन लड़ने की छूट मिल चुकी है। जब छूट मिली है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, और इसीलिए इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की कब? 1923 में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि किसने फॉर्म किया, कब फॉर्म किया। जबकि जो मिलिटेंट लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये चाहते थे कि बस आग लगा दो ब्रिटिश को, आग 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 लग जानी चाहिए, और ये चाहते थे कि इसी समय और ब्रिटिश को मारा जाए, जिससे हमको जल्द से जल्द क्या मिल जाए? इंडिपेंडेंस मिल जाए, स्वराज मिल जाए। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो बढ़ती जा रही है, कैसी कैसी सिचुएशन बन रही है। आधे लोग इलेक्शन की तरफ चल दिए और आधे लोग मिलिटेंट मूवमेंट की तरफ। उसी समय देश में अलग सिचुएशन आ गई, बिल्कुल देश में अलग सिचुएशन आ गई। यानी 3 इयर्स होते ही हम देखते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसे सबसे बड़ी आर्थिक महामंदी मानी गई। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी पूरे विश्व में आया था। इसकी शुरुआत जर्मनी से होती है, 1926 से होती है। तो जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, आज हम जिस दुनिया में चल रहे हैं, हम 1920 में हैं, है ना? नहीं, सब चीज में हूं कर लेते हो। आज हम 2020 में, और विश्व में एक चीज फैला हुआ है, वो फैला है कोरोना पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक, और इसके तहत पूरे वर्ल्ड में क्या आया हुआ है? इकोनॉमिक रिसेशन। डिप्रेशन मीन्स होता है महामंदी, रिसेशन मीन्स उससे भी बदतर हालात, उससे भी बदतर हालात। इसके तहत जर्मनी में लगभग 50 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे। इससे लोग भारत में, इसकी वजह से भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक बेरोजगार हुए हैं। जुलाई एंड हुए आज अगस्त का पहला है। सोचो, मार्च से यानी अप्रैल से टाइम कि मार्च 24 को शुरुआत हुई थी, अप्रैल से अब तक में 10 करोड़ लोग की जॉब जा चुकी। ये उससे भी बुरे दिन है, ठीक। तो जब हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करते हैं, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में सबसे पहले क्या हुआ? पहला है एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फेल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की प्राइसेस थी 1926 से तो गिरना शुरू होती, लेकिन 1930 में आते आते पूरी तरह से क्या हो जाती है? एकदम तबाह हो जाती है, एकदम गिर जाती है। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल goods fell and exports decline। एग्रीकल्चर जो गुड्स थी उसकी डिमांड एकदम गिर गई। क्यों? क्योंकि जब दूसरे देशों में मंदी आ गई है तो उसका इम्पैक्ट तो भारत पे भी आएगा। जब उनके पास पैसा नहीं तो वो हमसे गुड्स क्यों खरीदेंगे, एग्रीकल्चरल गुड्स, और उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स क्या हो गया? पूरी तरह से गिर गया। Peasants found it difficult to sell their crops and pay their revenue। अब जब उनकी क्रॉप्स
कि डिमांड कम हो गई गुड्स की, जो विदेशों से होती थी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। जब उनके गुड्स बिकेंगे नहीं तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो उन्हें टैक्स देना था, टैक्स देने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। और 1930 के बाद ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1930 के बाद सिचुएशन पूरी तरह से क्या हो गई, एकदम टर्मोइल हो गई। जैसे इस समय देश में, हमारे देश में तो ज्यादा है, दुनिया में मुझे नहीं पता अभी सही से, देश में 10 करोड़ लोग बेरोजगार, यानी चारों तरफ देखोगे तो बेरोजगार ही घूम रहा है। लेबर्स जो थे वो फैक्ट्री छोड़ के आ गए क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं दिया था, सही से वेतन नहीं दे रहे थे। तो हम चारों तरफ देख रहे हैं वही माहौल है एकदम। तो इस सिचुएशन में एक तो ये हो गया कि हम जब किसकी तरफ पढ़े थे, एक सिचुएशन हमारे सामने ये मुबारक खड़ी थी, चियार जैसी, और दूसरी हमारे सामने सिचुएशन देखो क्या थी। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था, सबसे पहले एग्री प्राइसेस क्या होगी, एग्रीकल्चर की प्राइसेस गिरने लगी 26 से लेकर 30 में पूरी तरह से एकदम बर्बाद हो गए। फिर एग्रीकल्चर की जो डिमांड थी विदेशों से वो कम हो गई, इसलिए एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो गया। फिर पीजेंट्स को ये लगने लगा या जब उनकी क्रॉप नहीं बिक रही है तो हम टैक्स पे कहां से करें, ये प्रॉब्लम। और 1930 के बाद पूरी तरह से कंट्री में टर्मोइल का कंडीशन थी। ये ऐसे ही आएगा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कि दूसरी वजह क्या थी। फिर एक कंडीशन हमने पढ़ी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, अब दूसरी पढ़ते हैं साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन सबसे पहले सेटअप ही क्यों किया गया, तो साइमन कमीशन को सेटअप किया ब्रिटिश की जो नई गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट। छोटा सा लिखना है, समझ जाना सभी लोग। ब्रिटिश में गवर्नमेंट चेंज होती है, ब्रिटिश की नई गवर्नमेंट टोरी गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया, साइमन कमीशन। कब सेटअप किया, इट वॉज अ स्टैट्यूटरी कमीशन was set up under Sir John Simon in 1927। अब देखो ब्रिटिश की क्या नई गवर्नमेंट बन चुकी है, टोरी गवर्नमेंट। उसने क्या किया, तुरंत एक कमीशन सेटअप किया 1927 में। किसके अंडर में, सर जॉन साइमन के अंडर में। कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्यों सेटअप किया गया, उसका रीजन यही था क्योंकि हम नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, हम नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रखे थे। तो वो चाहते थे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट डिमांड क्या कर रखे थे कि रिपब्लिक, स्वराज की मांग कर रहे थे। तो उसी स्वराज को ये रिप्लाई करने आए थे, रिस्पांस देने आए थे। तो इन्होंने क्या किया, दे स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम and suggest the changes। अब ये इसीलिए आए थे कि हम क्या करेंगे, जो ये स्वराज की मांग कर रहे हैं, इस स्वराज के लिए हम क्या करेंगे, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे और उसके बाद वहां पे हम इनको सलाह देंगे कि क्या क्या चेंज करना है। खूबी तो यार बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा होगा तुमको भी, बहुत अच्छा कि यार कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, ये किस लिए, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आएगा जो हम मांग कर रहे थे। तो फिर भाई क्वेश्चन नहीं बनता है कि भाई द लीडर्स, भाई द INC और अदर पार्टीज अपोज द साइमन कमीशन। सबने इसका अपोज काहे किया, तो अपोज करने की वजह केवल है, नो single Indians in the Simon Commission। कोई भी इंडियंस इसमें मेंबर नहीं था। 7 मेंबर थे, ऑल ऑफ
them were Britishers। सबके सब क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 थे। कोई भी इंडियंस नहीं था। इसी वजह से केवल अपोज किया गया। अपोज की वजह यही थी कि नो सिंगल इंडियंस इन द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय उसका मेंबर नहीं था। जो भी थे सारे क्या थे? ब्रिटिश थे। इसलिए हमने इसका अपोज किया। साइमन कमीशन, साइमन रीच्ड मुंबई फरवरी 1928। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचता है? 1928 में पहुंचता है। और हम भी कम कलाकार थे नहीं। हमने क्या किया? अपना टेंट, तंबू, झंडा, डंडा, टेंट, तंबू, झंडा, डंडा निकाला और कहां चल दिए? विद ब्लैक स्लोगन्स। साथ ही ब्लैक स्लोगन्स भी था। क्या? साइमन गो बैक। इस नारे के साथ उसका ग्रेटेड किया गया। कहा? मुंबई में। और इसमें कितनी पार्टियां शामिल थी? इसमें शामिल थी आईएनसी, मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। बात एक ही है, ठीक। अब आईएनसी, मुस्लिम लीग, एचएसआरए इसके प्रोटेस्ट में शामिल थी। अब क्या साइमन कमीशन है, उसके साथ यहाँ पे उसकी पुलिस है, तो क्या हाथ में चूड़ी पहने थे? चूड़ी नहीं थी, लाठी चार्ज ऑन आईएनसी लीडर्स, मुस्लिम लीग एंड मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये जो ब्लैक स्लोगन्स था, ये जो इसका अपोज किया था, अपोज किया किसने था? सबसे आगे थे लाला लाजपत राय। सबसे आगे यही थे। द ब्रिटिश लाठीचार्ज ऑन द लीडर्स आल्सो लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज किया लीडर्स के ऊपर और साथ में लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर ही वाउंडेड, घायल हो गए। एज सून ही डाइड एंड गोविंद बल्लभ पंत बिकेम पैरालाइज्ड। उनको लकवा हो गया, इतना मारा गया था। इतना समझ में आया कि हमने क्यों अपोज किया, और अपोज किया तो क्या हुआ। 1927 में ब्रिटिश की नई गवर्नमेंट, टोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन सेटअप किया जिसे बोला गया साइमन कमीशन। और ये कैसा कमीशन था? ये स्टैट्यूटरी कमीशन था, संवैधानिक आयोग था, लीगली आयोग था। किसने सेटअप किया गया था? द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट द चेंजेस। जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग की बात होनी थी, उसको वो स्टडी करने के लिए आ रहे थे, और जो भी चेंजेस होते उसको वो सजेस्ट करते, जो हमारे आईएनसी यानी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर्स डिमांड कर रहे थे। फिर क्वेश्चन यही है कि इसका अपोज क्यों किया गया? अपोज करने की वजह, नो सिंगल मेंबर्स इन द साइमन कमीशन। कोई भी इंडियंस इसका मेंबर नहीं था। साथ थे, ऑल ऑफ देम वर ब्रिटिशर्स, सबके सब ब्रिटिश थे। When Simon Commission reached Mumbai in February 1928, जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है फरवरी 1928, all the major parties, INC, Muslim League, HSRA and Lala Lajpat Rai oppose Simon Commission go back with black slogans। काले झंडे के साथ उसका ब्लैक दिखाया गया, ब्लैक ब्लैक गो ब्लैक मीन्स साइमन गो बैक। और उसने क्या किया? पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाला लाजपत राय वॉज वाउंडेड एज सून ही डाइड। और ये कुछ दिन में मर जाते हैं। ये तो हो गया। अब दो सिचुएशन सामने खड़ी है, मुंह चियारे, एकदम से मुंह फैलाए खड़ी हुई है। एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन था और दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटर्स का एंगर। अब जब लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, डाइड होते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटर्स बिल्कुल शांत नहीं बैठते। डिमॉन्स्ट्रेटर्स बिल्कुल शांत नहीं बैठते और तुरंत जो देश के वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए
इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत इंडिया के लिए एक वेग ऑफर किया। ऑफर क्या था? ऑफर था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, यानी इंडिया को हम एक स्टेट बनाएंगे, इंडिया को एक स्टेट हम बनाएंगे, यानी कि इंडिया के खुद के रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। लेकिन इसको इन्होंने डिक्लेयर 1929 में कर दिया। लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एज अ वेग ऑफर टू कंट्रोलिंग द सिचुएशंस व्हेन द लाला लाजपत राय डाइड। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स एकदम मिलिटेंट हुए थे, उसको कंट्रोल करने की सिचुएशन इन्होंने कहा ठीक। अब यहां पर ये तो खुशी का माहौल आ गया था, लेकिन इसके बारे में जो कुछ भी होगा, अब ये तो हो गया, लेकिन ये कब होगा इसकी कोई स्पेसिफिक डेट फिक्स नहीं की गई थी कि ये कब मिलेगा या इस पे कैसे। तो साथ में इसने ये भी कहा कि इंडिया के फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस जो भी होना है वो कहां होगा? वो लंदन में होगा। लंदन में कैसे? लंदन में टेबल चलेगी। कौन सी टेबल? राउंड टेबल, ऐसी कुछ गोल मेज सम्मेलन चलेगा। अब ये गोल मेज सम्मेलन कब होगा क्लियर नहीं था। इसी राउंड टेबल में ही इंडिया के फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन किया जाएगा। अब इसी समय जो जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस यानी मिलिटेंट लीडर्स, वो चाहते थे कि इसी समय हम और ऊपर हो जाए। क्यों? देखो बेनिफिट मिलने लगा। लेकिन जो मॉडरेट थे, जो लिबरलिज्म थे, लिबरलेशन वाले लीडर्स, ये चाहते थे नहीं, इसके माध्यम से सोल्यूशन निकाला जाए। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, तुम्हारे टॉपिक से नहीं है इसलिए उसको हम हटाते हैं। तो लंदन में राउंड टेबल पे ही फर्दर इंडिया की फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, डिस्कशन होगी। बट ये कब होगा इसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई थी, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटर्स लगातार उग्र हुए थे। डिमॉन्स्ट्रेटर्स क्या हुए थे? लगातार उग्र हुए थे। और इस बीच हमारे कई आईएनसी सेशन हो चुके थे। आईएनसी सेशन, जिसमें एक आईएनसी सेशन होता है मद्रास आईएनसी सेशन 1927 में होता है। यहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। तो मद्रास का आईएनसी सेशन जो है 1927 में हुआ था। तो यहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज की हमने मांग की थी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। सिचुएशन देख लो, इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात हो चुकी है और साइमन कमीशन, इसी वजह से साइमन कमीशन सेटअप किया गया था, क्योंकि यहां पे हमने ये डिमांड कर लिया था। ठीक, और फिर हमने 1928 में क्या किया? साइमन गो बैक कर दिया। उस स्थिति इतनी खराब हो गई कि लॉर्ड इरविन को डिक्लेयर करना पड़ा डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। इस पर जो भी फर्दर में इन द फ्यूचर जो भी डिस्कस होगी वो कहां होगी? इंग्लैंड यानी लंदन में एक राउंड टेबल होगी। वो राउंड टेबल में लेकिन कब होगी? डिस्कस, यानी उसने डिक्लेयर नहीं किया था। साथ में एक और 1929 में हमारा सेशन होता है, उसे बोलते हैं लाहौर आईएनसी सेशन। ये सिलेबस से हटा दिया गया, शायद ये पाकिस्तान में है इसी वजह से, शायद ये पाकिस्तान में चला गया इस वजह से हटा दिया गया। लाहौर का आईएनसी सेशन 1929 में हुआ था। यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी, डिमांड की थी, यहां पे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया और लीडर्स ने क्या डिसाइड किया? वी सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंट डे।
हम इसे क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लाहौर सेशन, अब इसे हटा दिएगा, इसलिए पाकिस्तान में इस तरह बहुत कुछ देश का में जो कुछ है उन्होंने बनाया था उनके द्वारा, उसको भी हटा देना चाहिए भारत से, है ना? अगर इसको हटा दिया गया तो यहाँ पे देखो वो दो सिचुएशन में क्या क्या कराया, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन और दूसरा साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन के बीच में हमने मद्रास सेशन अपना जो किया उसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। हमारा साइमन कमीशन लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, लेकिन उसकी वजह से हमें डोमिनियन वेव ऑफर होता है, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया ऑफर होती है, लेकिन उसकी जो भी चर्चा होगी वो इंग्लैंड होगी, डेट क्लियर नहीं हुई थी, इसलिए हम और ज्यादा उग्र हुए थे कि राउंड टेबल कब होगा। राउंड टेबल 3 होते हैं, 1930, 1931, 1932। 3 राउंड टेबल होते हैं। तीनों राउंड टेबल की सिचुएशन है, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का रैमजे मैकडोनाल्ड, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वहां का किंग उस समय जॉर्ज पंचम, वहां का उसमें किंग जॉर्ज पंचम था। बाकी इसको अब अगला पढ़ेंगे हम। जहां पर डाउट है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इसको जितना समझाए हैं इसको समझने के बाद अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करना।